इजराइल और हमास की बातचीत बेपटरी हो चुकी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। इस बीच इजराइल के खिलाफ ईरान का बदला अभी अधूरा है, लेकिन तभी इजराइल ने सीरिया के हुमा प्रोविंस में एक ऐसे हमले को अंजाम दिया जिससे समूचा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा दरअसल सीरिया में हुए इजराइल के एक ऐसे हमले से जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये वो इलाका है जहां पर इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों को बना रहा था, जिसका प्रयोग न सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ करता, क्योंकि यहाँ बनने वाले जो हथियार हैं उसकी सप्लाई हिजबुल्लाह को होती है। और ये जानकारी जैसे ही इजराइल की सेना को मिली, वहां पर पिन पॉइंट स्ट्राइक किया गया और इस हमले में भारी जान माल के नुकसान की खबर आ रही है। ये जानकारी भी दरअसल कैसे निकल कर इजराइल के सामने आई, ये भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि यूके और यूएस के खुफिया एजेंसी के चीफ की बड़ी मुलाकात हुई। उसी दौरान यूके के स्पाई चीफ रिचार्ड मोरे ने कहा कि ईरान पूरी तरह से तैयार है इजराइल पर हमले के लिए और ये हमला कभी भी हो सकता है। इसी बातचीत के क्रम में दरअसल ये भी इनपुट निकलकर सामने आया कि भारी पैमाने पर सीरिया की जमीन पर इजराइल पर होने वाले हमले के हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी सप्लाई हिजबुल्लाह को जाएगी। और उसी को टारगेट करते हुए इजराइल की वायुसेना ने सीरिया को एक बार फिर से दहला दिया। लगातार हम देख रहे हैं कि सीरिया पर इजराइल के हमले जारी हैं और इन हमलों के पीछे ये देखा जा रहा है कि ईरान जिस तरह से सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करता रहा है, तो जैसे ही उन ठिकानों की जानकारी इजराइल को मिलती है, इजराइल उस पर हमला करता है। आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में ही दमिश्क में, जी हाँ, सीरिया की राजधानी में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास को इजराइल ने टारगेट किया था। गोलन हाइट्स से F-35 जैसी विमान के जरिए उसको टारगेट किया गया था और जिसमें IRGC के टॉप कमांडर रजा जहेदी की मौत हुई थी। और उसी के बाद ईरान ने तकरीबन 200 से ज्यादा हमने देखा था कि क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल पर हमला किया था। और इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका के साथ साथ हमने देखा कि यूके, इजिप्ट और तमाम अन्य देश जो हैं वो खड़े हुए, तब जाकर इजराइल बच पाया था। लेकिन बावजूद इसके इजराइल अपने हमले से बाज नहीं आ रहा, अपने करतूत से बाज नहीं आ रहा और लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज को चैलेंज देता रहा है। इसी क्रम में हमने देखा कि किस तरह से पेजेश्कियान जब तेहरान में शपथ ले रहे थे, उसी दिन, जी हाँ, उसी दिन हमास के चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार गिराया। और उसके बाद से ईरान अब तक इजराइल से अपने हमला पूरा नहीं कर पाया है। और इसी हमले के ठीक बाद हमने देखा कि किस तरह से फुआद शुकर को, जो कि हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था, उसको भी इजराइल ने बेरूत के आउटस्कर्ट में मार गिराया, जिसके बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा। दोनों तरफ से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुए। ये हमले अभी तक नहीं रुके हैं। उस दौरान भी हिजबुल्लाह ने तकरीबन 200 से ज्यादा रॉकेट और हमने देखा कि मिसाइल जो है वो इजराइल पे बरसाया। उसमें इजराइल को भी काफी जान माल का नुकसान हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अभी ठीक पिछले महीने के पिछले आखिरी हफ्ते में ही एक्सचेंज ऑफ फायर फिर एक बार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुआ। और साथ ही हमने देखा कि इजराइल ने कहा कि वो अपने डिटरेंस को क्रिएट करने के लिए उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मारा है और हिजबुल्लाह ने फिर रिटेलिएट किया। ये हमला तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी है। इस बीच ईरान की तैयारी भी जारी है। इस बीच हम देख रहे हैं कि हमास ने भी इजराइल को एक बड़ा चैलेंज देते हुए उसके 6 हॉस्टेज मार गिराए और बाकी 101 हॉस्टेज जो है उनको बंधक बनाकर उनको भी गन पॉइंट पर रखा गया है। और बातचीत का नतीजा अभी तक इजराइल और हमास के बीच में नहीं निकल रहा, क्योंकि हमास का कहना है कि जब तक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को इजराइल खाली नहीं करेगा तब तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। और इस बीच हम देख रहे हैं कि इजराइल ने अपने टारगेट को एक नई जगह पर सेट कर दिया और वो है सीरिया। या वही सीरिया जो कि एक तरह से देखा जाए तो ईरान के इस समूचे इलाके में बड़े ठिकानों में शुमार होता है, जहां पर बनने वाले हथियारों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता है। और साफ तौर पर देखें तो यहां पर हुए हमले से ईरान को दरअसल एक और नई चुनौती इजराइल ने पेश कर दी है। हालांकि ईरान अब भी चुप नहीं बैठा है। ईरान लगातार तैयारी कर रहा है, मौके का इंतजार कर रहा है कि कब वो इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल को दहला देगा। और इस स्थिति से पार पाने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि न सिर्फ इजिप्ट, न सिर्फ आप समझिए अमेरिका, अन्य देश भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच समझौता हो जाए, ताकि हिजबुल्लाह जो है वो अपने हमले बंद करे और ईरान को भी शांत किया जा सके। लेकिन ऐसी स्थिति इजराइल आने नहीं दे रहा। इस बीच हम देख रहे हैं कि ईरान और रसिया के बीच जो है वो सैन्य संबंध और सैन्य समझौते आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप इस वक्त
रसिया को ईरान से मिल रही है, ये भी एक नए ग्लोबल पावर और उसकी शिफ्टिंग की तरफ देखा जा सकता है। ये भी एक नया ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ जो आपको मैं बता रहा हूँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दुनिया के ऊपर एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, जिसमें नए तरह के पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलिट्री अलायंस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ईरान और खासतौर पर रसिया के बीच देखा जा सकता है। यानी इजराइल के पीछे अगर अमेरिका खड़ा है तो आप देखिए तो अब ईरान के पीछे भी रूस खुलकर खड़ा हो चुका है, और ईरान के साथ भी जो तमाम उसके प्रॉक्सीज हैं, चाहे आप हमास को देखिए या हिजबुल्लाह को देखिए या आप सित्ते को देखिए या आप खास तौर पे जो तमाम सीरिया की ज़मीन पर बैठे हुए उसके सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं उनको देखिए, या फिर आप हुती को देखिए। ये सब कुछ एक ऐसा आपको पूरा का पूरा चक्रव्यूह दिखाई देता है, जिसके बीच में इजराइल खड़ा है और उसको तोड़ने की वो लगातार कोशिश भी कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट करेगा तब क्या होगा, क्योंकि इस हमले के बाद ईरान ने भी पुरजोर तरीके से इजराइल को चेतावनी दी है और कहा है कि इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन दुनिया को इस बात का इंतजार किया है कि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनई ने इस बात का ऐलान किया था कि इस्माइल हानिया की मौत का बदला इजराइल से लिया जाएगा, वो बदला अभी भी अधूरा है। और इस बीच इजराइल ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ हुए हमले हों या फिर हमने देखा कि अब सीरिया में हुआ एक और हमला है। ये बदलता घटनाक्रम ये बतलाने के लिए आपको काफ़ी है कि किस तरह के तनाव की परिस्थितियों से इस वक्त मिडिल ईस्ट गुजर रहा है और किस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि टर्की भी इस मैदान में कूद आया है और टर्की की तरफ से अर्दोगान ने पहल की है कि तमाम दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं वो एक साथ हों, उनका भी एक नाटो तैयार हो, तब जाके इजराइल को सबक सिखाया जा सकेगा। यानी एक तरह से फिर आप देखिए तो मिडिल ईस्ट में आता हुआ उबाल साफ तौर पर देखा जा सकता है और उसके टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल भी शांति के रास्ते पर जाने के बदले हम लगातार देख रहे हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज को टारगेट कर रहा है, यानी युद्ध के माहौल को और भड़काता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप गजा की ज़मीन पर देखिए, चाहे आप लेबनान की ज़मीन पर देखिए या फिर आप सीरिया की ज़मीन पर देखिए। इससे पहले आपने ईरान की ज़मीन पर देखा जब इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया। तो कुल मिलाकर ये परिस्थितियाँ तो साफ तौर पर इस ओर इंगित कर रही हैं कि इजराइल किसी कीमत पर युद्ध विराम नहीं चाहता। इसके पीछे जानकार ये भी बताते हैं कि चूंकि जिस तरह से इजराइल का नेतृत्व इस वक्त गहरे संकट से गुजर रहा है और खास तौर पे नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी है, नेतन्याहू की सत्ता जिस तरह से डोल रही है, नेतन्याहू के सामने भी दो ही विकल्प हैं, या तो युद्ध का विकल्प या फिर बंधकों को छुड़ाने का विकल्प। लेकिन बंधकों को छुड़ाने का जो उनका विकल्प है वो दरअसल हमास के साथ लगातार बातचीत में बेपटरी होता जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में बेहद मुश्किल है अपनी सत्ता को आगे नेतन्याहू को चला पाना। और इसलिए वो नए नए टारगेट को सेट करते हुए नए नए हमलों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो कभी हिजबुल्लाह के खिलाफ हो या फिर अब सीरिया की ज़मीन पर हो। और इस तरह के होने वाले हमले दरअसल इस बात को बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि एक तरफ पावर पॉलिटिक्स है, एक तरफ वॉर सिचुएशंस हैं और तीसरी तरफ आप देखिए तो हॉस्टेज क्राइसिस है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस बीच हम देख रहे हैं कि लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और इस तनाव की जद में कोई और नहीं बल्कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज हैं और दूसरी तरफ इजराइल है जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है। तो देखते हैं यहाँ से जो जंग की सिलवटें हैं वो किस तरह से आगे खुलती हैं और किस तरह से चिंगारी और आगे भड़कती हुई दिखाई देती है कि इजराइल है जो कि मानता नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी और जानकारी आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाजत।